हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसीयत के बारे में। वसीयत कौन करवा सकता है, किसको करवानी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने देखा है, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी आपने देखे होंगे वो वसीयत करवाते ही नहीं, क्योंकि वो फिल्मों में, नाटकों में देखते हैं वसीयत करवाने वालों के बारे में। उनको पता तो है वसीयत होती है, लेकिन वो ये देखते हैं कि ये जो फिल्म में दिखा रहे हैं या नाटकों में तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है इन आदमियों के पास। ये हजारों करोड़ रुपए की जिनके पास संपत्ति है वो वसीयत करवाते हैं। आम आदमी को तो शायद वसीयत करवाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सबको वसीयत करवानी चाहिए। आम और खास आदमी को सबको वसीयत करवानी चाहिए। वसीयत काम कैसे करती है? वसीयत हमारे ना रहने के बाद काम करती है। वसीयत करवा कौन सकता है? कोई भी आदमी, भारतवर्ष का कोई भी नागरिक उसको वसीयत को करवा सकता है, बशर्ते कि उसका दिमाग सही हो, मानसिक संतुलन उस आदमी का वसीयत करवाते टाइम खराब ना हो। अब वसीयत होती किस तरह से है, इसमें कितनी फीस लगती है? वसीयत में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। वसीयत करवाते टाइम आपकी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो दो तरह की वसीयत होती है। एक तो वसीयत करवा ली, नोटरी करवा ली हो और उसको रख लिया, उसकी भी वैलिडिटी है, उसकी भी नहीं, मान्यता तो उसकी भी है। पर अगर आप तहसील में जाके तहसीलदार साहब की उसके अंदर मोहर लगेगी, साइन होंगे, तहसीलदार साहब की फोटो लगेगी, तो उसकी ज़्यादा पावर है। उसको कोई चैलेंज करेगा तो वो 100% हारेगा। आपके ना रहने के बाद अगर आपने वसीयत करवा ली तो वसीयत करवाने के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ। आपको क्या करना है, अपनी स्थानीय तहसील में जाना है और वसीयत उसी तरीके से होती है जिस तरीके से रजिस्ट्री होती है। उसमें एक गवाह की जरूरत पड़ती है, एक नंबरदार की जरूरत पड़ती है और एक जिसने वसीयत करवानी है उसकी जरूरत पड़ती है। और जिसके नाम आप वसीयत करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी तब जरूरत पड़ेगी जब हम नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अभी मैंने एक अपने दोस्त की करवाई थी साल पहले। यहाँ पे लगे थे मेरे ख्याल 1700 रुपये। तो लगभग आपका 2000 रुपये का खर्चा आएगा। 2000 रुपये में आपकी वसीयत हो जाएगी। और वसीयत एक ऐसा कागज है, इस वसीयत के ब्याह पे मैंने अपनी वसीयत करवा रखी है। अपनी वाइफ के नाम करवाई थी, आज से 15 साल पहले करवाई थी। उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी। जब मैं वसीयत करवाने के लिए गया था तो जिन्होंने मेरी वसीयत करी थी, और जानवी जो डॉक्यूमेंट्स राइटर होते हैं, वो भी हंस रहे थे, भाई साहब इतनी जल्दी आप क्यों वसीयत करवा रहे हो? ये तो लोग 60-70 साल के बाद करवाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, लोगों के डिस्प्यूट बहुत सैकड़ों देखे हैं मैंने। वो आदमी के पूरा होने के बाद अगर वसीयत ना हो तो डिस्प्यूट हो जाता है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। उससे बचने के लिए वसीयत करवा लेनी चाहिए। जब सरकार कर रही है तो रह भी फ्री। 2000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, 2000 रुपये में वसीयत करवा लेनी चाहिए। वसीयत करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आजकल आधार कार्ड लगेगा। वसीयत में आपको क्या लिखवाना चाहिए? आपको अगर वसीयत करवानी है, ज़्यादातर लोग अपनी वाइफ के नाम करवाते हैं या अपने बच्चों के नाम करवाते हैं। उसमें मैंने तो ये लिखवाया चल अचल संपत्ति। जो मेरे पास संपत्ति है जो चल सकती है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस। अचल संपत्ति जो नहीं चल सकती, मकान, दुकान, एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई भी हो, सारे देश के किसी भी कोने में हो, मेरे ना रहने के बाद मेरी वाइफ उसको बेच सकती है। मेरी एब्सेंस में मेरी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको वो लगाना पड़ेगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इनकी जो आरसी होती है उसमें कोई नॉमिनी का कॉलम नहीं होता। अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आएगा, वो जाना भी है उसको। अब वो चला गया, उसके नाम वो वाहन है, वो कैसे ट्रांसफर होगा? वो फिर लंबा प्रोसीजर है, कोर्ट से लेकर आना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अगर वसीयत होगी, जिसको आपने ऑथराइज किया अपने जीते जी, वो आदमी
उस वसीयत के ब्याह पे उस मोटर वाहन को अपने नाम करवा सकता है, और उसके बाद चाहे तो उसको रख सकता है, चाहे तो उसको सेल कर सकता है। आपने देखा होगा बैंक में नॉमिनी करवाते हैं हम, बहुत से आदमियों ने नहीं भी करवाया, पहले इतना नहीं ध्यान देते थे, और आपको नॉमिनी करवा लेना चाहिए। आपके नहीं रहने पे क्या होगा, वो पैसा जो बैंक में आपका सेविंग अकाउंट में है या एफडी में है, किसी भी तरीके से म्यूचुअल फंड में है, किसी चीज में है, तो वो आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को वो इजिली मिल जाएगा अगर आपने नॉमिनी करवाया होगा। इंश्योरेंस में भी नॉमिनी का कॉलम होता है, अगर वो भी आप किसी वजह से आपने 20 साल पहले करवाया, 15 साल 25 साल पहले करवाया और आपने उस टाइम नॉमिनी नहीं करवाया, तो आप उसको नॉमिनी आज भी करवा सकते हैं। चाहे तो आप नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने नॉमिनी नहीं करवाया और आप नहीं रहे, तो अगर आपने वसीयत करवा रखी है, तो वसीयत अगर रजिस्टर्ड वसीयत है, तहसीलदार साहब के साइन है उसके ऊपर, और तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपके बच्चों को, आपकी धर्मपत्नी को नहीं आने वाली है। वो वसीयत दिखा के बैंक से आपके नाम का पैसा ले सकती है, एफडी का पैसा ले सकती है, म्यूचुअल फंड कैश करवा सकती है, कुछ भी, एवरीथिंग आपकी प्रॉपर्टी के साथ चल अचल संपत्ति की वो पूरा मालिकाना हक उसके पास आ जाता है। उसके ब्याह पे वो कुछ भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो आपको अब ज्यादातर देखने में मेरे ये आया, लोग कहते हैं यार हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। अरे कितनी तो होगी भैया, 10-20 लाख रुपए का कोई मकान तो होगा, उसमें भी वो वसीयत काम आ जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर मकान भी नहीं होगा तो स्कूटर मोटरसाइकिल तो आजकल सबके पास है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ 10 रुपये बैंक में भी पड़े होंगे यार। वो ऐसे ही फिर कोर्ट कचहरी में आपके बच्चों को धक्के खाने पड़ेंगे अगर आपने आज वसीयत की वैल्यू नहीं समझी। आज आप, हाँ इसमें एक क्लोज और है, जैसे मैंने अपनी वाइफ के नाम वसीयत करवा दी, किसी आदमी ने एक बार वसीयत करवा दी, वो अपने जीते जी उसको जितनी मर्जी बार चेंज कर सकता है। उस वसीयत को कैंसिल करवा के अब मैं किसी और के नाम करवाना चाहूं, आप किसी और के नाम करवाना चाहो तो आप करवा सकते हैं। इसमें एक देखने और समझने योग्य ये बात है कि आप उस चीज की वसीयत करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, दादा परदादा से आपके पास आई है, तो आप उसकी वसीयत अपनी वाइफ और अपने बच्चों के नाम करवा सकते हैं। अगर आपने किसी अननोन आदमी के नाम वो करवा दी तो वो लीगल नहीं है। आपकी जो लीगल आयर है, आपके बच्चे, आपकी वाइफ है, उसको चैलेंज कर सकती हैं। एक कंडीशन में आप किसी भी अननोन आदमी, किसी संस्था के नाम भी वसीयत करवा सकते हैं, बशर्ते कि जो प्रॉपर्टी आज आपके पास, चल और अचल संपत्ति आज आपके पास है, वो आपने खुद से कमाई हो, खुद से अर्जित किया हो उसको, वो दादा परदादा की पुरखों की पेरेंटल प्रॉपर्टी ना हो, मतलब वो वारिस ना बने हो आप उसके। अगर आपने उसको खुद से कमाया है तो आप पूरे ऑथराइज्ड हैं, आप किसी भी आदमी को उसके, किसी भी आदमी के नाम उसकी वसीयत करवा सकते हैं। बाद में आपके जो लीगल आयर है अगर उसको चैलेंज भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको आप अपने जीते जी वो प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति देना चाहते हैं, वो उसके नाम इजिली ट्रांसफर हो जाएगी, वो उसको बेचे रखे, उसकी मर्जी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।